स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो बेसिकली आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इतनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, ठीक है। ये दो स्टेट एक्स्ट्रा आपको पता नहीं थी शायद, बहुत से लोगों ने पहली बार भी देखी होगी, प्लाज्मा और बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, ठीक है। पर 9th में था, इसके बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ था जिसमें इन दोनों के बारे में दिया है। सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ी थी इसके पहले, सॉलिड कैसे होते हैं, इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इनकी कहानी पूरी पढ़ी थी आपने। जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, दीज आर दी सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ अ मैटर। ये क्या होते हैं, प्लाज्मा के बारे में लिख लो, सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं ये। सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ अ मैटर, प्लाज्मा जो होते हैं ये होते हैं सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ अ मैटर, ठीक है। ये सन में जितना भी होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं ये, ठीक है। तो इनसाइड सन आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, इनसाइड सन। और ऐसा एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि 99% जो होता है यूनिवर्स में, अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स में 99% मैटर जो प्रेजेंट होता है वो सब क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट होती है। 99% यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड हो गया, अर्थ की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। अर्थ में तो आपको यहाँ पे गैस भी दिखता है, आपको सॉलिड भी दिखता है, लिक्विड भी दिखता है, ठीक है। बीसी, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है, ये स्टेट्स होती है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है प्लाज्मा, ये कब मिलती है, जब आप एट हाई टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है किसी भी मैटर पे। ये किस पे अवेलेबल, किसी भी मैटर पे कब अवेलेबल होती है, एट हाई टेम्परेचर। और ये इनसाइड सन होती है, स्पेशली यहाँ पर किस पे होती है, ये सन में होती है। और 99% यूनिवर्स का, ठीक है, ये चीज़ होती है। हालांकि इतना डिटेल में जाना नहीं आपको। बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट क्या होती है, सुपर कूल्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये क्या, सुपर एक्साइटेड फॉर्म पहला वाला था, ये वाला कौन सा फॉर्म है, सुपर कूल्ड। ये क्या होती है, सुपर कूल्ड, मतलब किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, तब ये एक और स्टेट देखने के मिलती है, जीवन में हमने कभी देखी भी नहीं होगी ये, ठीक है। मतलब -273 डिग्री केल्विन, सॉरी सेंटीग्रेड नॉट केल्विन, -273 केल्विन पर किसी भी मैटर को अगर ले जाया जाए, ठीक है, सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लेके जाएं, ठीक है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो ये वाली स्टेट देखने के लिए मिलती है, जो अल्टीमेटली हमें ज़्यादा डिटेल में बात इसकी करनी नहीं है, ठीक है। चलिए, सर इसका कुछ एग्जांपल नहीं, इसका एग्जांपल नहीं है कुछ भी। ये बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट किसी भी चीज़ की ऐसे हो सकती है, सच को एक एग्जांपल नहीं है। सर आइस इसमें इंक्लूडेड होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। -273 हम तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव भी नहीं कर पाते, हो ही नहीं सकता, ठीक है। -273 डिग्री तो आप कर ही नहीं पाओगे ना, मतलब पोल्स पर नहीं वहाँ होगा, पर भी। ठीक है। सो इसमें एक और डेफिनेशन लिख लो, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी मैटर कैन नॉट बी सिंपली फॉर्म। अच्छा, अब एक्चुअली इसमें एक और चीज़ दे रखी है आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैंने मतलब ये बता रहा हूँ कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी मैटर होता है, मतलब किसी भी चीज़ का फिजिकल फॉर्म का क्या लिखा आपने, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी मैटर कैन नॉट बी सिंपली फॉर्म्ड बाय वन सिंगल मॉलिक्यूल, cannot be simply formed by one single molecule. It is because of so many particles. It is because of so many particles of a substance that make it a matter, to achieve its physical state, that make it a matter to achieve physical state, ठीक है। तो किसी भी, जैसे आप मैटर की बात करें, अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर कोई गैस हो, कभी आपने ऐसा सुना है कि जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
कभी भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को आप हीट कर सकते हो। ये सब किसी प्रॉपर्टी है एक्चुअली, सॉलिड लिक्विड गैस, ये बल्क प्रॉपर्टी है। ये किसी प्रॉपर्टी है? आप अगर एक तपेली में पानी पियोगे, गर्म करोगे या पियोगे या जो भी उसका यूज करोगे, तो उस तपेली में क्या एक मॉलिक्यूल होगा क्या? नहीं। कितने मॉलिक्यूल होंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, मतलब आप कभी भी ऐसी बात नहीं करोगे कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक H2O का मॉलिक्यूल। अब हम कैसी बात करेंगे? बल्क प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, जो सबके इकट्ठे ग्रुप पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर जो 11th में चैप्टर है उसमें लिक्विड और गैस की बात की गई है। सॉलिड वाला जो चैप्टर था, मतलब सॉलिड वाला जो मैटर का पार्ट दे रखा है, ये 12th में, 12th का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है ये। ठीक है, तो अभी आपको केवल लिक्विड और गैस के बारे में यहीं पे बात होगी। तो इज इट क्लियर कि एक एक मॉलिक्यूल, मतलब ये बल्क प्रॉपर्टीज होती है। एक मॉलिक्यूल जो आपने लिखा ना कि सिंगल जो फिजिकल फॉर्म होता है किसी भी, मतलब एक मॉलिक्यूल गैस हो सकता है पर दिखता है क्या? नहीं। आप जो चीज़ देख रहे हैं वो एक मॉलिक्यूल नहीं। हम हमेशा किसकी बात करेंगे? हमेशा बल्क प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो इज दैट क्लियर? ठीक है, आपने सोचा मैं एक मॉलिक्यूल से नहा लूँ, एक मॉलिक्यूल पी लूँ, है क्या पॉसिबल? नहीं। एक मॉलिक्यूल आप निकाल ही नहीं सकते भाई। जब आप एक चम्मच भी लोगे तो एक चम्मच में भी अरबों खरबों एवोगैड्रो नंबर पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, इतने सारे उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक्चुअली ये क्या होती है? बल्क प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इट इज नॉट दी सिंगल प्रॉपर्टीज। तो कोई सी भी चीज देख लो आप, मतलब पानी को बॉईल करोगे, एक मॉलिक्यूल होगा क्या? नहीं। पानी को अगर फ्रीज करोगे तो भी एक मॉलिक्यूल होगा क्या? नहीं। बाथ, ड्रिंक या वॉट एवर थिंग यू वांट टू डू विथ वाटर और एनी अदर सब्सटेंस, एनी अदर गैस ऑल्सो, दिस विल नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म, इट विल बी ऑलवेज इन बल्क फॉर्म। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज द बल्क प्रॉपर्टी। ठीक है, सो सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट इनफ। सो हमें कैसे मॉलिक्यूल चाहिए रहते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। मतलब हम जो बात करेंगे अब सिंगल मॉलिक्यूल पे नहीं करेंगे, वो किस पे बात करेंगे? बल्क मॉलिक्यूल पे बात करेंगे। तो ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दे रखा है किसमें? बुक के इंट्रोडक्शन में, जो आपको बुक दे रखी है उसके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब जो आपको दे रखा है दूसरा वाला टॉपिक, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, क्या दे रखा है? फिजिकल जो आपका नेक्स्ट है दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? ये 5 फिजिकल स्टेट मतलब आपने पढ़ी है। हम जनरली इसमें बात अभी किसकी करेंगे? लिक्विड और गैस की। हालांकि थोड़ा पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में भी, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, पर जो स्पेशली बात होगी वो किसकी होगी? लिक्विड और गैस की, बल्क प्रॉपर्टी की जो बात होगी। और बहुत आसान चैप्टर है, इसमें आगे बहुत सारे लॉज दे रखे हैं जो कि ऐसा कैसे ऑफलाइन एग्जाम, अब तो तुम्हारा एग्जाम शायद ऑफलाइन होगा जिसमें आपको लॉज लिखने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। ठीक है, तो आपको पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल स्टेट जो होती है वो बेस्ड होती है 2 प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट 2 प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF, और दूसरी होती है थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल स्टेट है ना? हाँ, फिजिकल स्टेट मतलब कौन कौन सी हमारी? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। कोई सी भी फिजिकल स्टेट 2 प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा किस पर? थर्मल एनर्जीज पर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे और थर्मल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग इसके फुल फॉर्म लिख लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पर TE और IMF लिख दिया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखो, इसकी डेफिनेशन।
IMF are the forces of attraction or forces of repulsion. IMF are the forces of attraction or forces of repulsion that acts in between molecules, or atom, molecules oblique atoms. IMF are the force of attraction or force of repulsion that acts in between molecule oblique atom, ब्रैकेट में नोबल गैसेस, एटम मतलब नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये किस किस में बीच में मतलब, अच्छा सबसे पहली चीज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी होता है। तो कुछ लोग इसे सोचते हैं कि हमेशा अट्रैक्शन से होता है, अट्रैक्शन नहीं है, देयर में बी अट्रैक्शन एज वेल एज दी रिपल्शन ऑल्सो इन मॉलिक्यूल्स। तो रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स दोनों हो सकते हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज फोर्सेज आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these forces are not electrostatic force। कल कौन आया था? तुम आया था। That is covalent और ionic। These forces are not electrostatic force, that is covalent और ionic। ये कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है किसको कहते थे? दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स बनता था उसे कैसा बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे क्या? NaCl, NaCl में एक पूरा का पूरा प्लस होता है और एक क्या होता है? पूरा का पूरा माइनस होता है, ठीक है। तो इस टाइप के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता था, इसके बीच में कैसा बॉन्ड बनता था? आयनिक बॉन्ड, ये सभी को पता है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते थे? एक टाइप का ये कौन से फोर्स से बंधे हुए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बंधे हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड। पर अभी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड। तो मेन चीज़ें हम उसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आयनिक कंपाउंड के ऊपर काम नहीं करेंगे हम। हाँ, वो पोलर, नॉन पोलर और ये सब चीज़ें इसमें भी थोड़ा सा आएगा। अभी हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पर चीज़ें वो और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो अब ये जो फोर्सेस हो सकते हैं, इंटर एटॉमिक भी हो सकते हैं और इंट्रा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इंटर और इंट्रा दोनों हो सकते हैं ना? हाँ, मतलब नाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मतलब एक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है ये फोर्स और दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है ये। अब जो भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रा मतलब इनसाइड, इंट्रा मतलब सेम, और इंटर का, हाँ, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल में हो सकता है। और इनसाइड मतलब इंट्रा मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर की बात हो सकती है। हाँ, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल हो गया। और इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब दो अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। जैसे देखो H और H और S2 और S2, इसमें H और H में है, इसको क्या बोलेंगे? ये इंट्रा, ये क्या है? इंट्रा। और S2 में क्या है? इंटर। S2 और S2 में है ना, मतलब ये और ये दो हाइड्रोजन के बीच में कुछ फोर्स होगा तो इंटर हुआ ना। S2 और S2 अलग, ये H और H एटम के बीच में है, नहीं है? हाँ, तो ये इस टाइप से फोर्सेस हो सकते हैं। हालांकि अपने को ये सब डिटेल में जाना नहीं है, बस फोर्सेस की बात करेंगे हम तो, ठीक है। फिर दिस थिंग यू शुड नो, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बता दिया। तो वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में यहाँ पे फिर से बात की हुई है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझने के लिए हमें कौन से फोर्सेस की बात करनी पड़ेगी? वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में बात करेंगी, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वंडरवॉल फोर्सेस। नेक्स्ट लाइन लिख लो।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। ये दोनों मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट में भी अट्रैक्शन और इट में भी रिपल्सिव ऑल्सो। अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी। अट्रैक्शन में हम जो बात करेंगे, ये किसकी बात करेंगे? वंडरवॉल फोर्सेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम अट्रैक्शन में? वंडरवॉल फोर्सेस की बात करेंगे। ठीक है, VANDER WAALS, VANDER मैंने बिल्कुल ही अलग लिखी हुई है। ठीक है, मैं तो अभी भी ये लिखता हूँ। ठीक है, एक डच साइंटिस्ट था, उसके पेपर में ये चीज़ लिखी गई थी। अब इसके अंदर कितने टाइप के वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं? टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस लिख लो। क्या? टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम। पहला कौन सा है? अच्छा, दे आर, हाँ, पहला है लंदन फोर्सेस, LONDON, लंदन फोर्सेस। पढ़ा हुआ है ये, पहले भी बताया था मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में, लंदन फोर्सेस। दूसरा डिस्पर्जन फोर्स। पहला लंदन फोर्स लिखा, दूसरा डायपोल, नहीं, दूसरा डिस्पर्जन। हाँ सॉरी, लंदन फोर्स को ये ऑब्लिक में लिखो, ये ऑब्लिक में डिस्पर्जन फोर्स। लंदन और डिस्पर्जन दोनों सेम है। लंदन एंड डिस्पर्जन बोथ आर सेम। ठीक है, दूसरा होता है आपका डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल। तीसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। और फिर चौथा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको अलग से बताया गया है इसमें, पर ये वंडरवॉल फोर्स कैटेगरी में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे, दैट इज लंदन फोर्सेस। क्या होते हैं इसके बारे में लिखो। अच्छा, इसके लिए आपको पोलर और नॉन पोलर समझना जरूरी है। सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर तो क्लियर है। पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस हमने पढ़ा हुआ था। पोलर सब्सटेंस क्या होता है? जिसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? डायपोल मोमेंट 0 या नॉट इक्वल टू 0? नॉट इक्वल टू 0। डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। जैसे HCl है ना, HCl में क्या होता है? क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है Cl से, तो इसका एक डायपोल मोमेंट रहता है, इस तरफ बताया जाता है ऐसे एरो से। ठीक है, तो ये कैसा है? एक पोलर है। ठीक है, उसके बाद नॉन पोलर के एग्जांपल क्या थे? हाँ, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन डायटोमिक। नॉन पोलर मतलब जिसका म्यू जो था वो क्या होता है? 0। इनके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, जो हो गया जैसे N2 मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में फोर्स, H2 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में फोर्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज आपको क्लियर होगी। इसमें और ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं करनी है हमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इज पावर ऑफ अट्रैक्टिंग दी इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये जिसकी ज़्यादा होती है उस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं, और इसीलिए एक तरफ पॉजिटिव बन जाता है पार्शल, एक तरफ क्या बन जाता है? पार्शल। इस पर डेल्टा पॉजिटिव और एक पे डेल्टा नेगेटिव। तो दिस आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज नाउ, बिकॉज दे हैव नॉट शेयर्ड देयर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? दे हैव शेयर्ड देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है, एक्चुअली में क्लाउड शिफ्ट होता है। इनिशियली ये कुछ ऐसा होता है H और ये Cl। ठीक है, Cl का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, फिर Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जो पूरा का पूरा जो क्लाउड हो जाता है,
इलेक्ट्रॉन का, वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो किस तरफ चलता है, ज़्यादा क्लोरीन की तरफ चलता है। ठीक, कुछ इस टाइप से इसको बताया जाता है बुक्स में भी। तो अपन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे समझ रहे हैं, बट इट इज जस्ट द क्लाउड दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स था, सॉरी ये तो अभी पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर नॉन पोलर था, दीज आर नॉट फोर्सेस। पहले पोलर नॉन पोलर समझना जरूरी था किसी भी फोर्स को समझने के लिए। ठीक है, अभी फोर्स के बारे में बात नहीं की ना अपन ने, अभी ये केवल पोलर और नॉन पोलर समझाया मैंने। अब हेडिंग डालोगे आप डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। These are the weakest force of attraction. वीकेस्ट होते हैं। दूसरा नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में होते हैं। इसमें भी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, डिस्पर्जन फोर्सेस दे आर इन बिटवीन इलेक्ट्रो, दे आर द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे कमजोर जो होते हैं फोर्स यही होते हैं। ठीक है, और जो एक्ट होते हैं ये किसके बीच में, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट होते हैं। दो नॉन पोलर एटम से मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट होते हैं। ठीक है, दो नॉन पोलर एटम से, हाँ मतलब कैसे, जैसे मान लो ये कुछ नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब ये प्लस पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा और इसके अराउंड क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। स्टेबल है ये भी एक प्लस है और इसके अराउंड क्या घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों दो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल एटम जो समझना आप समझ लो। अब क्या होता है इसमें कि समटाइम्स, अच्छा ये दो नॉन पोलर है, मतलब इंडिविजुअली इसका म्यू कितना है 0 और इसका भी म्यू कितना है, मतलब डायपोल मोमेंट पहले दोनों के कितने हैं 0 होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये दोनों ऐसे हैं, अभी फॉर एन इंसिडेंट ऐसा मान लो कि दोनों की स्थिति ये है। अब ड्यू टू सम ड्रास्टिक कंडीशन, कुछ भी मान लो, कुछ भी इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ। ठीक है, कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ, ड्रास्टिक कंडीशन मतलब देयर में भी सम अदर चेंजेस, कुछ भी चेंज हो सकते हैं। इसके के कारण क्या होता है, मान लीजिए इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट हुए, इधर किधर शिफ्ट हुए, इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हुए, लाइक दिस। कुछ जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन बन गया, इसका कुछ इस टाइप से कुछ डायग्राम बन गया। ये रैंडम होता है, मतलब अचानक से ही हो गया, पता नहीं कैसे, कुछ भी ऐसी अंदरूनी शक्ति या किसी भी चीज़ के कारण इस मॉलिक्यूल पे ऐसा इफेक्ट आया तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हुआ मतलब इसमें अंदर पोलैरिटी आ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस क्या हो रहे हैं, थोड़े से सेपरेट हो रहे हैं। पहले तो क्या थे, दोनों घूम रहे थे। ठीक है, दोनों मतलब पहले चीज़ बैलेंस थी, अब थोड़ी सी अनबैलेंस हुई। अब ये दो मॉलिक्यूल साथ में थे, इस पर इफेक्ट आया तो ये नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो नेगेटिव का क्लाउड है पूरा ये भी किधर शिफ्ट होगा, उस तरफ शिफ्ट होगा और अल्टीमेटली ये पूरा जो क्लाउड होगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। पॉजिटिव इधर शिफ्ट, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर नेगेटिव क्या करेंगे, इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे और कुछ एक बैलेंस सिचुएशन ऐसी कुछ बनेगी। ठीक है, जिसमें कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कुछ इस टाइप का रूप धारण कर लेंगे। ये जस्ट थोड़ा सा बस एक काल्पनिक है सारी चीज़ें। इज दैट क्लियर? मतलब इसके ऊपर कैसा फोर्स आया, इसके ऊपर यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और एक हिस्से पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अपन ऐसा मान सकते हैं एक पे अच्छा, मतलब ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव भी इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव किधर शिफ्ट होगा, कुछ इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका पॉजिटिव अपने सेंटर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये पॉजिटिव इधर, पर ये एक बीच में एक स्पेस भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक्चुअल में ये पहले कैसे थे, ऐसे थे, फिर अचानक किसी घटना के कारण इनके क्या हो गए, कुछ डायपोल इंड्यूस होके ये भी कैसे हो गए, एक फोर्स इसमें डेवलप हो गया जो कि सबसे वीक फोर्स होता है। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर एक लाइन और लिख लो,
तो ये जो फोर्स बना इन दोनों के बीच में, ये दो फोर्स बना, इसको बोलते हैं लंदन फोर्स। साइंटिस्ट के नाम पे था ये। ठीक है, तो ये टेम्पररी डायपोल बन गया। ये क्या बना है? टेम्पररी डायपोल। अब इसका म्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, अब इसका म्यू इज इक्वल टू 0 अब नहीं होगा, पहले 0 था। ये क्या बन गया अब? टेम्पररी डायपोल। टेम्पररी डायपोल के बाद जैसे ही किसी चीज़ का इफेक्ट खत्म होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या थे, वे जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, टेम्पररी होते हैं ये। अच्छा, और क्या पॉइंट दे रखा? हाँ, एक होता है इसमें इंटरेक्टिव एनर्जी। सबके लिए क्या होगी? एक इंटरेक्टिव एनर्जी। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके एग्जाम्पल लिख लो पहले, और इसकी इंटरेक्शन एनर्जी अगला पॉइंट रहेगा। हीलियम गैस, नियॉन, जितनी भी नोबल गैस होती है उन सब में होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये सब नॉन पोलर होते हैं। हीलियम, लिथियम, सॉरी हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन, ऑल नोबल गैसेस। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? सारे नोबल गैसेस। एग्जाम्पल जितने भी नोबल गैसेस हैं वो। उसके बाद फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है ये पूरा हाइड्रोजन है और ये पूरा क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन और एक हाँ, हो सकता है कि ये एक हाइड्रोजन ये भी है और हो सकता है एक हाइड्रोजन ये भी है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कहाँ से होगा? ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्यों होगा? वो कब होगा? जब मिक्सिंग करोगे आप। अभी तो अपन सिचुएशन को ऐसा मान रहे हैं कि भाई बस दो ऐसे पड़े हुए हैं। जब आप मिक्सिंग करोगे तब हो सकता है, पर गैसेस मिक्स कर सकते हो आप किसी भी रेशो में, उनमें भी हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हवा में तो बहुत सारी गैसेस है ना, एयर में क्या है? बहुत सारी। हाँ, वो कर सकते हो, पर ऐसा एग्जाम्पल लेते नहीं अपन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यही लेते हैं। ठीक है, आप बता सकते हो कि ये इसके बीच में रिपल्शन हो गया, दूर भागेंगे एक दूसरे को। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अट्रैक्शन, तो तुमने समझ लिया ये कि ये चीज़ क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस है, कि मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर वहीं ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? रिपेल भी करेंगे। ठीक है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा कि तब तक क्या होंगे? ये पास में आएंगे, उसके बाद फिर ये क्या करना चालू कर देते हैं? दूर भी करना चालू कर देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग भी जब तक ये आते हैं उसके बाद फिर ये क्या फोर्सेस क्या काम नहीं करते हैं, उसके बाद ही कहाँ चालू हो जाता है? रिपल्शन। तो जितना भी रिपल्शन होता है, अपन ने इसीलिए क्या हेडिंग डाली थी? अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि आएंगे आएंगे आएंगे, पास तो आएंगे, फिर एक टाइम के बाद क्या होने लग जाएंगे? वो रिपेल हो जाएंगे। तो आप किसी भी दो मॉलिक्यूल 100% कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब बहुत पास पास में ले आओगे तो उसमें क्या होना चालू हो जाएगा? रिपल्शन। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करने लगेंगे आप? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सर इसलिए ये वीक है। हाँ, इसीलिए वीक कहलाते हैं। वीक क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी इफेक्ट है। सबसे पहले तो ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, किसी भी चीज़ की घटना के कारण हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए दे आर दी वीकेस्ट फोर्स। सबसे ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं। ओके, और क्या बच गया? इसको डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया? डिस्पर्स हो गए, अपनी जगह से क्या हो गए? शिफ्ट हो गए, डिस्पर्स हो गए। इस तरीके से इसको यूँ भी बताया गया है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एंड हाँ, टेकिंग प्लेस इन बिटवीन नॉन पोलर, ये भी पढ़ लिया था। हाँ, इसका इंटरेक्शन एनर्जी होता है IE इज इक्वल टू R⁶। IE इज इक्वल टू इंटरेक्शन एनर्जी, IE जो होता है 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 R⁶, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶। और R जो है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल। डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में क्या है? ये डिस्टेंस। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी। तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी आप देख लो, जितने जितने थोड़ा सा भी दूर गए ये, मतलब R बढ़ेगा तो इंटरेक्शन एनर्जी भयंकर तरीके से कम होगी। पावर की 6 है ना, मतलब आप 2 से 3 पे गए तो इंटरेक्शन एनर्जी की आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं? मैथमेटिक्स आता है इतना। ठीक है, पावर 6 में एक चीज़ बढ़ रही है, मतलब इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब ये जो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी डेवलप बिटवीन टू डाइपोल्स। इसको इंटरेक्शन एनर्जी को शॉर्ट में लिख सकते हो, एनर्जी डेवलप्ड बिटवीन टू डाइपोल्स।
दो डायपोल्स के बीच में कितनी एनर्जी डेवलप हुई, इसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी। सर ये ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं? हाँ हाँ, इंटरेक्शन एनर्जी मतलब एनर्जी डेवलप बिटवीन टू डायपोल। दो डायपोल के बीच में कितनी एनर्जी डेवलप हुई उसे क्या बोलते हैं अपन? इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, स्मॉलर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम मॉलिक्यूल, मोर विल बी दी इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, एंड दीज फोर्सेस आर इफेक्टिव ओनली अप टू 500 पिकोमीटर। एक और लाइन लिख लो, ये कब तक इफेक्टिव है? ओनली अप टू 500 पिकोमीटर। इफेक्टिव अप टू 500 पिकोमीटर, इफेक्टिव अप टू 500 मीटर, 500 मीटर तक, 500 पिकोमीटर, 500 पिकोमीटर मतलब आर का वैल्यू 500 या 500 पिकोमीटर या उससे छोटा होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होता है, क्योंकि वैल्यू आर की पावर 6 है, इंटरेक्शन एनर्जी खत्म हो जाएगी। 500 पिकोमीटर से तुम ज़्यादा रखोगे तो उसकी पावर क्या रखोगे तुम? 6 करोगे। 6 करोगे मतलब क्या होगा? 1/, फिर करोगे तो वो इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर क्लियर है? तो जितना आपका आर का वैल्यू कम होगा उतना एनर्जी, इसका इंटरेक्शन एनर्जी ज़्यादा होगा। अपने को निकालना नहीं है, बस ये ऐसे ही थियोरेटिकल वो है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है डायपोल फोर्सेस। सबसे आसान है डायपोल फोर्सेस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक डायपोल रहेगा और दूसरा भी क्या रहेगा? डायपोल रहेगा। ठीक है, तो फोर्सेस एक्ट बिटवीन दी पोलर मॉलिक्यूल, ये किसके बीच में एक्ट करेंगे? पोलर मॉलिक्यूल में। तो डायपोल सो एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, किसके बीच में एक्ट करेंगे? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जैसे HCl होता है, अब इसका पूरा डायग्राम नहीं बता रहा हूँ। HCl पे डेल्टा प्लस और इस पे क्या आता है? डेल्टा माइनस होता है। मतलब इसके ऊपर शेप कुछ इस टाइप से रहता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो रहता है, बड़ा रहेगा। ठीक है, क्लोरीन की तरफ क्या रहता है? बड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ, मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? डेंसिटी ज़्यादा रहती है। अब एक और HCl है, ठीक है, एक और HCl है साथ में। अब एक और HCl में क्या होगा? H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे शुरुआत में तो ये भी क्या होगा? शुरुआत में तो ये भी ऐसा ही होगा। ठीक है, शुरुआत में तो ये भी क्या होगा? ऐसे ही होगा, नॉर्मल शेप होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये शेप क्यों बन रहा है? क्योंकि ये माइनस और यहाँ पे क्या है? डेल्टा। शुरुआत में क्या है? एक्चुअल में ये शेप ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि इस पे माइनस और ये HCl, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही रहेगा। और ये वाला प्लस माइनस और ये वाला प्लस दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अरे यहाँ पे प्लस है ना, ये माइनस और प्लस, सीधी सी तो बात है। इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं? डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब ये भी यहाँ पे म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है और ये भी यहाँ म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। दे विल अट्रैक्ट, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तो इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी r, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्या बनेगी? इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा दैट इज 1/r⁻3। क्या बनेगा? इंटरेक्शन एनर्जी का जो बनेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻6 या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻6 तो उसमें था, किसमें? लंदन फोर्सेस में। ठीक है, जब आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो r⁻3 माइनस में हो जाएगा और r⁻6 माइनस में हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। ठीक है, अगर दोनों ही हाँ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। दिस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अब देखा जाए तो आयनिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। अब आप कंपेयर कर लेते हैं, आयनिक फोर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से फोर्सेस रहेंगे? आयनिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। उससे थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहेंगे डायपोल, थोड़े से कमज़ोर इससे।
ठीक है, और सबसे कम कौन से रहेंगे? डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, डायपोल डायपोल शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्लियर हो जाएगा। इसको अपन अब दूसरे जो है इसको डायपोल इंड्यूस डायपोल, तीसरा फोर्स है डायपोल इंड्यूस डायपोल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये हेडिंग डाल देता हूँ। ये किसके बीच में रहेगा? एक पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? नॉन पोलर। अब ये किसके बीच में लगेगा? एक पोलर, और यहाँ से पता ही चल रहा है डायपोल मतलब क्या रहेगा? पोलर, और इंड्यूस कर रहे हैं मतलब किस में इंड्यूस होगा? वो नॉन पोलर में। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? संगति का असर। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? संगति का असर। ठीक है, दो दोस्त हैं, एक अगर अच्छा है दूसरा बुरा है, तो अच्छा वाला दूसरे को क्या कर सकता है? अच्छा कर सकता है बुरे को, और बुरा वाला दूसरे को क्या कर सकता है? बुरा भी कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा किसकी है? बुरा करने वाले। ठीक है तो दोनों चीज़ें हो दोनों सकता है। ठीक है, बट इंड्यूस इसको क्या बोलते हैं? संगत का असर। संगत का असर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, पर जैसे ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या है? ये प्लस, और इसके ऊपर क्या है? माइनस। मतलब ऐसे कुछ इंड्यूस हुआ, ये ऑलरेडी क्या था? इसका म्यू क्या था? नॉट इज इक्वल टू 0 था। अब इसकी संगति में कौन आया? कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या आया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? पोलैरिटी इंड्यूस होने लग जाएगी। पोलैरिटी क्या होने लग जाएगी? इंड्यूस। देखो कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव और ये पार्ट भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करना चालू कर देंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे और ये पॉजिटिव इसकी तरफ खींचा चला आएगा। तो इसका क्लाउड क्या हो जाएगा? इसका क्लाउड कुछ इस तरीके से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो उस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी? इस तरीके से। ठीक, बिफोर और आफ्टर कोई दिक्कत है इसमें? वही डायग्राम बनाया हमने जो था, ये सर्कल में लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे तो। इलेक्ट्रॉन्स को प्लस माइनस तो केवल एक हिस्सा प्लस का हो जाता है और एक हिस्सा क्या हो जाता है? माइनस का। तो इसका भी म्यू, मतलब अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, DID। ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इस टाइप के फोर्सेस को इंडक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव फोर्सेस। ठीक है, इनको हम कैसा फोर्स बोलते हैं? इंडक्टिव फोर्सेस। इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी होता है या म्यू, वही डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट होता है ना। म्यू मतलब क्या होता है? डायपोल मोमेंट। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट। ठीक है, सब भूल भाल गए होंगे अभी। तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है? इंटरेक्शन एनर्जी इसका होता है 1/r⁶। हाँ, इसका भी वही होता है। कंपैरिजन देखें तो डायपोल डायपोल स्ट्रांग होता है, फिर उससे इंडक्टिव फोर्सेस कमज़ोर होता है और लंदन फोर्सेस सबसे कमज़ोर होता है। लंदन फोर्स सबसे कमज़ोर, लंदन फोर्स। इसके पहले अपन क्या देते थे? लंदन फोर्स से ज़्यादा कौन था? डायपोल डायपोल, क्योंकि हमने सीधे क्या पढ़ लिया था उसके बाद? डायपोल डायपोल। अब जब डायपोल इंड्यूस पढ़ा तो पता चला कि उसके बीच में इसका आता है, क्योंकि इसका भी इंटरेक्शन एनर्जी पावर 6 में है और इसका भी कितना है? पावर 6 में। इसका किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है ना, इनवर्स में। ठीक है, नहीं वो ऐसे नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता है कि देख के बना दिया है ना। कुछ कुछ चीज़ें और भी होती है कि क्योंकि डेफिनेशन वाइज ये दोनों अलग होते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे ये अट्रैक्शन और रिपल्सन निकालते हैं। और इन सबसे बेस्ट तो होता ही है कौन सा फोर्स? आयनिक फोर्स। आयनिक फोर्स। ठीक है, तो ये इनके बीच में कंपैरिजन आ सकता है आपको पूछने के लिए। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप पढ़ चुके हो, क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? हाइड्रोजन का होना जरूरी है सबसे पहले तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होना जरूरी है? हाइड्रोजन का जरूरी है। ठीक है, जैसे क्या HF, ये भी वही चीज़ है।
ठीक है, ये भी क्या है, सेम चीज है। क्या, हाँ दो कंपैरिजन है वो, अच्छा दो कंपैरिजन है वो। एक और यहाँ पे मतलब पहला वाला कंपैरिजन थोड़ा एक था, अरे आईएफ वो एक वो है ना इंडक्टिव फोर्स वाला। इंड्यूस्ड वाला फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है ना, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था ना, आप फुल फॉर्म लिखो। ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। चारों का कंपेयर क्यों कर रहे हो आप? नहीं इधर नहीं देखे, तू बता दे भैया। फूल पत्ती बनी हुई है। चलो क्लियर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? नहीं, इसमें क्या होता है, एक हिस्सा क्या है, ये मतलब HF और दूसरा भी क्या है, मान लो HF। तो HF में क्या होगा कि ये इस तरफ क्या होगा, क्लाउड ज़्यादा होगा, फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और एक और HF आएगा तो क्या होगा, उसका भी क्लाउड कुछ ऐसा ही होगा। आ रही ना बस समझ में? बस अब ये क्या है, ये माइनस और ये क्या है, ये डेल्टा माइनस और ये क्या है, डेल्टा प्लस, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर इसमें हाइड्रोजन होना, ये ठीक वैसे ही है, डायपोल डायपोल जैसा ही, बस इसमें क्या होना जरूरी है, हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। हाँ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और ये, अब ये किस किस के बीच में हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन सब के बीच में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब के बीच में हो सकता है। इसको बोलते हैं, यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आपको एक चैप्टर भी था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें भी यही था, उसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज ये भी एक डायपोल डायपोल का स्पेशल केस है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर होता है, प्रोटीन्स में, डीएनए आरएनए बायोमोलिक्यूल, इन सब में इसका इंपॉर्टेंस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, प्रोटीन्स डीएनए आरएनए, अपनी बॉडी में पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती रहती है। ठीक है, तो इतना ये सारा था, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।